एम्प्लॉयज़ को जो है पिछली बार भी इन्होंने ये किया था कि 5 तारीख को सैलरी दी थी और पेंशनर को 10 तारीख की। इसमें और चेंजेस कर दिए कि एम्प्लॉयज़ को पहली तारीख को देंगे और पेंशनर को वही 9 तारीख को। तो ये भी एक तरह से बांटने की कोशिश तो है ही है। मौजूदा सरकार की बजाय पूर्व सरकार को ही घेरते हैं, मौजूदा सरकार को आगे 2 साल होने को है, लेकिन मौजूदा सरकार की घेराबंदी नहीं करते हैं। तो अगर करते भी है तो तल्ख तेवर नहीं होता। आपने देखा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारा, आज तक जब भी कोई बात हुई है, पूर्व कर्मचारी जो बोलते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या घनश्याम बीजेपी के जो स्टेट लेवल की एग्जेक्टिव है उसके मेंबर नहीं है, या जो दूसरे लोग हैं जो बोल रहे हैं वो उसके मेंबर नहीं है, या जो और ये बोलना चाहते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बोल रहे हैं वो कहाँ थे, ये भी जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। पर मैं तो ये बोलता हूँ कि जहाँ तक घेरने की बात आई, इससे ज़्यादा जो हमारा भी 20 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ है, आज तक के पेंशनर एसोसिएशन के इतिहास में 12 के 12 जिलों में जो है धरना प्रदर्शन हुआ है और डीसी के माध्यम से दिया है कि जो आपने ये जो 75 साल से ऊपर भी दिया, ये तो अच्छा दिया जो आपने किया, वो ठीक किया जो आप दे रहे हैं अब इनको। पर उसके अलावा जो ये 16 से 22 के बीच के पेंशनर है, इनका बहुत पैसा फंसा हुआ है, लोगों ने लोन लिए हुए हैं, कईयों ने वो वापस करना है। पर ब्यूरोक्रेसी माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या वो बोलती है और क्या इनके दिमाग में डालती है। तो अभी भी जो ये सीनियर पेंशनर है, हमने इनका स्वागत किया, जो इनको मिल रहा है पिछले महीने वो इनको तो मिले, पर इसके साथ साथ जो ये पेंशनर है 46,000 पेंशनर है जो 16 से और 22 फरवरी 22 के बीच के है, उनका बड़ा अमाउंट है, हम बोलते। पर पता नहीं ब्यूरोक्रेसी क्यों गुमराह करती है। जहाँ तक बात गोपाल दास वर्मा की है और उनके साथ एक दो जो सेक्रेटरीट से रिटायरी पेंशनर भी है, जो वो अपने आप को उनका वो बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो गवर्नर के पास जाते हैं, उनका मुद्दा कोई और ही होता, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। वो जो लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, तो उनका कोई आंदोलन था अभी तक। वो 1:30 बजे गेट मीटिंग कर रहे थे। आंदोलन या तब होता है जब कोई प्रतिक्रिया वो करे, पर उस दौरान उन्होंने जो वहाँ जो गेट मीटिंग थी, ये नहीं है कि वो आंदोलन या वो मास कैजुअल लीव लेते या और कोई वो स्ट्राइक करते कुछ करते। ये तो उनका जो था ये जनरल हाउस था, वो भी लंच आवर्स में जो हुआ था, उसमें जो उन्होंने बात कही थी। पर कुछ एक बात है जो उन्होंने कुछ वो पर्सनल अटैक किए, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। पर जो मुद्दा है वो तो सबका एक ही मुद्दा है कि डीए की किस्त दो और 2016 के बाद के जो आपके पेंशनर को जो एरियर देना है उसको दो। तक एम्प्लॉयज की बात है, एम्प्लॉयज के 2 गुट है, एक गुट दूसरे गुट की वो बात हो रही है। हमारे में तो ऐसी कोई गुट नहीं। आज तक दूसरा जो ग्रुप है जो एजुकेशन के ये है हमारे त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व मिलता, अब तो एक तीसरा भी है जिसमें वो लेक्चरर एसोसिएशन के है, उनके साथ और भी लोग, वीरेंद्र चौहान है, उनके साथ और भी लोग हैं। मेरे को इसके बारे में नहीं करना, ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का कि किसको बुलाए किससे वो करे। तक जेसीसी की बात है, वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिमांड जो पेंशनर का, अगर पेंशनर की जेसी है एम्प्लॉयज़ की है तो उनके लिए। तो मैं तो सिर्फ पेंशनर की बात कर रहा हूँ, पेंशनर में तो यही मुद्दा कोई नहीं है। अगर उनकी जेसीसी नहीं करनी तो हमारी तो करे। पेंशनर के जो मुद्दे हैं उनसे कई मुद्दे डिफरेंट है। नमस्कार, तीन भारत देखने आप, मैं हूँ रमेश असिंगता। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर फिर से चर्चाओं में हैं। अब सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को तनख्वाह पहली तारीख को मिल जाएगी, लेकिन पेंशनरों को अभी भी 9 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। पेंशनरों को अब नए सिरे से टेंशन सरकार ने दे दी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा है। इनका दावा है कि इनका संगठन लगभग 1,90,000 लोगों का, ज़्यादातर इनके साथ जुड़े हैं। हालांकि एक और गुट भी दावा करता है कि उनका भी अस्तित्व पेंशनरों के बीच अच्छा खासा है। किसकी ज़्यादा पकड़ है किसकी नहीं, ये तो पेंशनर तय करेंगे। फिलहाल इनसे जानेंगे इनकी राय अलग अलग मुद्दों पर। शर्मा साहब, सबसे पहले तो आपका टीम भारत में बहुत बहुत स्वागत। चिंता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब पेंशनरों को, कर्मचारियों के लिए तो कह दिया सरकार ने कि अब उनको समय पर तनख्वाह मिलेगी, पेंशनरों को फिर भी वही 9 तारीख। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे को है ये पेंशन है सितंबर पेड इन अक्टूबर, ये पहली तारीख को मिलेगी। 20 तारीख को हमने पूरा 12 के 12 जिलों में धरना प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से हमने इनको मेमोरेंडम दिया। पर फिर भी जब कल ये न्यूज़पेपर में और दूसरे चैनल्स में ये खबर आई तो हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो बहुत दुखी है, क्योंकि इस तरह की भी खबर है कि एम्प्लॉयज़ को पहली तारीख को मिल रही है।
पर हम तो ये उम्मीद करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को भले ही बाद में देते, पर पेंशनर को तो पहली तारीख को देनी चाहिए थी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो कुछ पेंशन है हमारे 75-80 साल से ऊपर है, बीमार पड़े हुए हैं, मेडिसिन के उनके पैसे पड़े हुए हैं, और बाकी जो बातें हैं जहाँ तक कि हाउस लोन की किस्त है वो पेंशनरों की भी है, वो ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की है। बहुत सारे पेंशनर ऐसे नहीं, हैं जो- आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों को बेशक देरी करते, कर्मचारियों को एक के बजाय 5 को देते, 10 को देते, पेंशनर को पहले देते, क्या आपको कारण लगता है कि पेंशनर को क्यों कर्मचारियों से पहले क्यों? कर्मचारियों को 5 तारीख को ये पेंशन सैलरी दे रहे थे और पेंशनर को पहले 10 तारीख को दे रहे थे। या तो जो स्टैंड है एज इट इज़ रखा तब भी हम जानते, पर ना जाने अब माननीय मुख्यमंत्री की क्या सोच है। और जो जिस तरह इन्होंने बोला कि हम ये जो इनकी एम्प्लॉयज़ और कर्मचारियों की जो पेंशन और सैलरी के लिए लोन आता है या कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा पहली तारीख को आता है, कुछ बाद में आता है, उसमें फिर वो जो इंटरेस्ट का काउंट भी कर रहे हैं। अगर पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को 3 लाख करोड़ की पहले बात होती थी, तो पेंशनर के लिए तो सिर्फ फिर 1 करोड़ 30-40 लाख ही बनता है। तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि अगर वो गणित है तो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर को पहली तारीख को ही पेंशन और सैलरी देनी चाहिए थी, जैसा कि पहले भी होता आया है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने या ब्यूरोक्रेसी ने, वो तो आपको बेहतर पता है, क्या पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को भी बांट दिया है? डेफिनेटली इससे पहले एम्प्लॉयज़ को जो है पिछली बार भी इन्होंने ये किया था कि 5 तारीख को सैलरी दी थी और पेंशनर को 10 तारीख की। इसमें और चेंजेस कर दिए कि एम्प्लॉयज़ को पहली तारीख को देंगे और पेंशनर को वही 9 तारीख को। तो ये भी एक तरह से बांटने की कोशिश तो है ही है। बांटने की कोशिश है। आप कर्मचारी यूनियन में भी सक्रिय रहे हैं, आईजीएमसी में जब आप सेवाएं देते रहे, अब आप पेंशनरों के संगठन को लीड कर रहे हैं। एक वर्ग ये कहता है कि आप सत्ताधारी दल के बहुत करीब हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं कांग्रेस सेल के, आपका इन आरोपों का कैसे जवाब देंगे? सिंटा जी, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कांग्रेस के भी आदमी हैं, बीजेपी के आदमी भी है, और हम जो है इस एसोसिएशन के अंदर जो है, जब भी हम एसोसिएशन के अंदर होते हैं तो नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग हैं हमारे बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के मेंबर है। मैं जब था कभी तो उस टाइम में वो एक पेंशनर का जो सेल है उसको मैं लीड कर रहा था, पर आज तो नहीं है ना। जब से मैं कर्मचारियों राजनीति से अलग होके और पेंशनर की राजनीति में आया हूँ, उसके बाद हमने जो अपना स्वरूप है ये एसोसिएशन का नॉन पॉलिटिकल रखा था। बोलने को तो हमारे बीच जो बहुत सारे जो और भी ऑफिस बेरर है वो भी जुड़े हुए हैं, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कांग्रेस है, सबकी विचारधारा अपनी अपनी है। आज जहाँ तक हम इंडिविजुअल बात करें तो हमारे ऊपर ऐसा तो है नहीं कि कोई सीसीएस रूल एप्लीकेबल होता है या हम किसी विचारधारा से नहीं जुड़ सकते। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मौजूदा सरकार की बजाय पूर्व सरकार को ही घेरते हैं। मौजूदा सरकार को आगे 2 साल होने को है, लेकिन मौजूदा सरकार की घेराबंदी नहीं करते हैं, तो अगर करते भी है तो तल्ख तेवर नहीं होता। आपने देखा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारा, आज तक जब भी कोई बात हुई है, पूर्व कर्मचारी जो बोलते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या घनश्याम बीजेपी के जो स्टेट लेवल की एग्जेक्टिव है उसके मेंबर नहीं है, या जो दूसरे लोग हैं जो बोल रहे हैं वो उसके मेंबर नहीं है, या जो और ये बोलना चाहते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बोल रहे हैं वो कहाँ थे, ये भी जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। पर मैं तो ये बोलता हूँ कि जहाँ तक घेरने की बात आई, इससे ज़्यादा जो हमारा भी 20 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ है, आज तक के पेंशनर एसोसिएशन के इतिहास में 12 के 12 जिलों में जो है धरना प्रदर्शन हुआ है और डीसी के माध्यम से दिया। कांगड़ा जिले में तो एक कांगड़ा पेंशनर संघ है, वो भी हमारे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया, और जो वो ज्ञापन था वो ज्ञापन था जो हमने इनको दिया था। इससे ये बात जाहिर होती है कि पूरे जिले से और ब्लॉक लेवल में से एक ही ज्ञापन जो हमने दिया हमारे पेंशनर एसोसिएशन के लोग दे रहे हैं। एक बात मैं और भी आपको बता देता हूँ, लाहौल और स्पीति में, लाहौल में जो हमारे रामनाथ जी है
उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कुल्लू में हुआ और उसके साथ कुल्लू जिला के प्रधान भी थे और रामनाथ जी जो लाहौल स्पीति के जो प्रधान हैं उन्होंने वहाँ बहुत प्रदर्शन किया कुल्लू वालों से मिलके। और स्पीति में भी जो हमारे वहाँ की जो यूनिट है उन्होंने जो वहाँ के एडीसी है उनको भी जो है मेमोरेंडम दिया। तो लोग ये कैसे बोल सकते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके संगठन की पहुंच सुदूर लाहौल स्पीति तक है, सिरमौर से लाहौल स्पीति या चंबा तक है। अब ये नौबत क्यों आई आपको धरना प्रदर्शन उम्र के इस पड़ाव पर, हम बार बार कहते रहिए उम्र के इस पड़ाव पर आपको धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? जैसा कि आपने भी बोला, माननीय मुख्यमंत्री की जब ये सरकार बनी थी तो हमारे को बहुत सारी उनसे आशा थी और ख़ास करके एक साल में तो जो पहले शुरू में ही आपदा भी आई तब भी हमने कोई बात नहीं उठाई। उसके बाद भी जो हमारा ड्यू है, भले ही ये जैसे आप भी बोल रहे ड्यू तो ये पिछली सरकार का जो था उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया तो उनका हिसाब चुकता हो गया। अब इस गवर्नमेंट से बड़ी भारी आशा थी। माननीय मुख्यमंत्री ने एक जो एनपीएस के बदले ओपीएस दी, हमने उसका स्वागत किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो ओपीएस के जो कर्मचारी है जो अब ओल्ड पेंशन में आए हैं, उसके अलावा जो बाकी पेंशनर है, कर्मचारी है, उनकी जो देनदारी है हम इसमें चुप रहे। हमारा जहाँ तक बात है अब 12% एडीए ड्यू है और 3% कभी भी हो जाएगा, सेंटर कभी भी 1-2 दिन में देने वाला है, 15% ये हो गया। और खास करके वो पेंशनर जो खबर ये आ रही कि केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दे दिया गया है, तो तब तो हमारा भी तो 15% ड्यू हो गया। अगर ये खबर है 15% लगभग ड्यू हो गया डीए जी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। गोपाल दास वर्मा जो पूर्व कर्मचारी नेता रहे हैं वो बहुत तल्ख टिप्पणी सरकार पर कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? जहाँ तक बात गोपाल दास वर्मा की है और उनके साथ 1-2 जो सेक्रेटरीट से रिटायरी पेंशनर भी है जो वो अपने आप को उनका वो बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो गवर्नर के पास जाते हैं। उनका मुद्दा कोई और ही होता, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। वो जो लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, गवर्नर के पास जाके वो ये बोलते हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो हमारा ये एसोसिएशन का ऐसी ना कोई मांग है और ना ही हम अपना जो हमारा ये पॉलिटिकल जो कोई इसमें स्थान है हमारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में। भले ही लोग हमारे अलग अलग विचारधारा से जुड़े हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, पहले भी जब से लेकर मैंने इसकी बागडोर संभाली है और उससे पहले भी जो लोग थे उन्होंने इसका नॉन पॉलिटिकल स्वरूप रखा है। पर जो वो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के पीछे एक पॉलिटिकल मंशा है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको ये बोल रहे हैं। वो असल में एक पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे कर रहे हैं, ना कि पेंशनर की। पेंशनर का तो एक ही मुद्दा है कि जो भी सरकार पावर में होगी हम उनके सामने मांग रखेंगे, वही मांग हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर पेंशनरों में बटने की बजाय तो सारे पेंशनर चाहे घनश्याम शर्मा की अगुवाई में जा रहे हैं, गोपाल दास वर्मा की है तो पेंशनर है ना, बात तो पेंशनरों की उठा रहे हैं। राजनीतिक का आरोप प्रत्यारोप जुड़े होने का तो लगते रहते हैं, लेकिन एक मंच पर क्या कोई ऐसी पहल आप करेंगे कि सारे पेंशनरों के संगठन, किसका कम लोग जुड़े हो, किसी के साथ ज़्यादा लोग जुड़े हो, एक आवाज़ से एक मंच पर आए और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें? सिंगटा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर भी इससे जुड़े हैं। जहाँ तक बात आपने घनश्याम और दूसरे की ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े हैं और ये एक पॉलिटिकल की बात करते हैं। और भी जो दूसरा संगठन भी है, एक हिमांचल है, उनका थोड़ा सा वजूद है, वो भी खास करके हमीरपुर ज़िले में। बाकी जो दूसरे लोग हैं ये तो किसी के 200 होंगे, किसी को 300 होंगे, इससे ज़्यादा इनके नहीं है। और अपने आप को ये चाहे पेंशनर का हितैषी बताते हैं, पर ये असली जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के आका जो इनको जो हुक्म देते हैं उस लाइन पे बात करते हैं। पर जहाँ तक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बात रही, आज स्थिति ये है पेंशनर की, हमारे जो पेंशनर के मेडिकल के जो बिल है, जो सीनियर पेंशनर है, जो कई बीमारी पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, करोड़ों में वो पेंडिंग पड़े हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और जो हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को जो ब्यूरोक्रेसी जो बोलती है वो उस लेवल के ही वो आदेश देते हैं। पीछे एक आदेश इन्होंने पहले किया था, उसकी ह्यू एंड कराई हुई, जिसमें कि आप जानते हैं कि ये आदेश था कि पेंशनरों को जो उनके ड्यू है 30 साल बाद मिलेंगे। उसके बाद दूसरे आदेश हुए, शायद 13 मार्च के आदेश है, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत जो है हर कैटेगरी के पेंशनर को, वो पेंशनर जो 2016 के बाद के और वो पेंशनर जो 2016 से पहले के उनको लाभ हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले महीने
जो एक आदेश दिए है उसमें ये बताया कि जो 75 साल से ऊपर पेंशनर है उनको जो है जो उनका ड्यू है उसका 22.5% दे दिया जाएगा, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि अब जो उनका ड्यू बचा है, उनका जो ड्यू बचा है वो 45% बचा है, तो इस वजह से तो हम उसका नहीं, वो संख्या कितनी है? क्योंकि आप लोग ही सवाल उठाते हैं कि 75 उम्र पार कितने, 1,90,000 में से 75 उम्र पार कितने लोग हैं, कितने पेंशनर हैं? तकरीबन वो जो गवर्नमेंट के ही आंकड़े हैं उसमें बोला 28-30 हज़ार के करीब है सिर्फ उनको, और उनका जो ड्यू भी है वो भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो ड्यू है उन पेंशनरों का है जो कि 2016 के बाद के हैं और फरवरी 22 तक के है, और जो फरवरी 22 तक के भी है, मार्च 22 तक के, उनको सब कुछ मिल रहा है। डिस्पैरिटी ये आ रही है कि लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी वगैरह, पहले ग्रेजुटी जो थी अपनी 10 लाख थी, अब 20 लाख हुई है, पर उनका बहुत सारा जो कितना पैसा भी है ये लगभग 46,000 आंकड़ा बनता है 2016 से लेकर 2022 तक का, जिनका जिक्र कर रहे हैं, इनको रिटायरी बेनिफिट नहीं मिले। आप ये कहना चाह रहे हैं एक व्यक्ति का कितना नुकसान हो रहा है? ये जो लोग हैं जब पे स्केल रिवाइज हुए तो इनकी जो फिक्सेशन थी उससे पहले पिछले पे स्केल में हुई, 2022 से लेकर पेंशनर को नए रिवाइज स्केल हुए तो इनके भी रिवाइज स्केल हुए, इनकी दोबारा से फाइलें एजी ऑफिस में गई, एजी ऑफिस में जब फिक्सेशन होके वापस फाइलें आई तो उनका रुका हुआ। इनका 2 तरह का एरियर पड़ा, एक एरियर तो ऐसा है मानो कोई जो पेंशनर है वो 20 में रिटायर हुआ, 16 से 20 तक तो जो एम्प्लॉई था वो एम्प्लॉइज का एरियर जो डिफरेंस आया है इनके उस टाइम की सैलरी में वो रुका है। उसके बाद जो पेंशनर थे पहले इनको पुरानी फिक्सेशन जो हुई है जो 2016 से के जो स्केल थे उससे पहले के स्केल से हुई है, अब 2016 के बाद के स्केल से हुई है। इस वजह से अब ग्रेजुटी की बात ले लो, पहले हाईएस्ट जो ग्रेजुटी मिलती थी वो 10 लाख थी, अब वो डबल हो गई है 2016 के स्केल, अब 20 लाख हो गई है। इसीलिए ये जो कैटेगरी है ये 40,000 के करीब है, इनका तकरीबन 5-7 लाख से कईयों का तो 8-8, 10-10, 12-12 लाख भी पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम इन्हीं पेंशनर को लॉस हो रहा है। इनका क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं देती? आपने मांग भी उठाई, आपने तो उठाया, अपने इशू को उठाया, कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? हम हर लेवल पे ये मांग उठा रहे हैं और हमने जो भी आज तक मेमोरेंडम दिए है या हम जो भी कोई मीटिंग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को जो हमने रिप्रेजेंटेशन भेजे, हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ये जो लोग हैं सफरर है, पहले इनका ध्यान रखें। पर ब्यूरोक्रेसी माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या वो बोलती है और क्या इनके दिमाग में डालती है। तो अभी भी जो ये सीनियर पेंशनर है हमने इनका स्वागत किया, जो इनको मिल रहा है पिछले महीने वो इनको तो मिले, पर इसके साथ साथ जो ये पेंशनर है 40,000 पेंशनर है जो 16 से और 22 फरवरी 22 के बीच के है, उनका बड़ा अमाउंट है। हम बोलते पर पता नहीं ब्यूरोक्रेसी क्यों गुमराह करती है। अगर हमने तो बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी हम सुनना चाहते थे अपनी बात, हमारी बात अगर वो सुने, हम उनको आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं जो ये कैटेगरी है और ये वो लोग हैं अभी रिटायर हुए हैं, कोई 60-62 साल का होगा, ये इनको हम यंग पेंशनर बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस सोसाइटी में और इनका इस सरकार के प्रति बहुत रोष है। नई टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं आप, यंग पेंशनर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, यही सवाल तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने उठाए थे, लेकिन उनका क्या हुआ आपके सामने? आप भी उस उनके आंदोलन में आप भी शरीक हुए थे। जहाँ तक बात सिंगटा जी उनके आंदोलन की बात है, उनका कोई आंदोलन था अभी तक, वो 1:30 बजे गेट मीटिंग कर रहे थे। आंदोलन या तब होता है जब कोई प्रतिक्रिया वो करे, पर उस दौरान उन्होंने जो वहाँ जो गेट मीटिंग थी ये नहीं है कि वो आंदोलन या वो मास कैजुअल लीव लेते या और कोई वो स्ट्राइक करते कुछ करते, ये तो उनका जो था ये जनरल हाउस था, वो भी लंच आवर्स में जो हुआ था उसमें जो उन्होंने बात कही थी। पर कुछ एक बात है जो उन्होंने कुछ वो पर्सनल अटैक किए, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, पर जो मुद्दा है वो तो सबका एक ही मुद्दा है कि डीए की किस्त दो और 2016 के बाद के जो आपके पेंशनर को जो एरियर देना है उसको दो। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले एक आपसे सवाल, आपने कहा पर्सनल है, उन्होंने मंत्री पर वार किए, तो मंत्री के ऊपर क्या कोई कह नहीं सकता, कोई कर्मचारी को कोई हक नहीं है कि मंत्री को जो चुने हुए प्रतिनिधि है, व्यक्तिगत टिप्पणी अलग चीज़ है, अगर उन्हें फिजूल खर्ची पे सवाल उठाए, पहले वार तो उनका ये कहना पहले मंत्री ने शुरुआत की, फिर विशेषाधिकार नोटिस का हनन का नोटिस आ जाता है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो बहुत बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है। ये तो मैं भी समझता हूँ कि आज तक
हमने इतनी स्ट्राइक देखी है, 80 से लेकर मैं भी स्ट्राइक जो हमने की है, खुद स्ट्राइक में रहे हैं। बड़े बड़े जो सबसे बड़ी जो स्ट्राइक यहाँ हुई है वो 92 में हुई है, जिसने मैंने पहले भी जिक्र किया था। उसमें तो इवन आर्मी को यहाँ फ्लैग मार्च शिमला में किया था, वो क्रश करने के लिए एम्प्लॉइज की स्ट्राइक को। पर तब भी इस तरह की बात जो भी है टिप्पणी करती, हाँ वो है, तब भी हुई है। और उससे पहले आंदोलन हुआ नहीं, आप बोले आंदोलन का भी नाम नहीं है, फिर भी अगर टीका टिप्पणी हुई तो यही कैसा लोकतंत्र है? क्या आजादी नहीं है लोकतंत्र में कर्मचारियों को अपनी बात रखने से लोकतांत्रिक तरीके से? इसमें मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीरभद्र जी के टाइम पे ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, और तत्कालीन जो है एमपी हमारे जो सुल्तानपुरी जी थे वो कहीं लोअर बाजार में बैठे थे, और यहाँ एम्प्लॉयज का बड़ा भारी जुलूस आया और उनको खींच के ले गए और सब्जी मंडी ले गए। और इवन की उनके से तो बेचारे कोई कुछ कपड़े भी फटे, ये भी है, पर उस तरह भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और उन्होंने उस तरह तो उनके जो एम्प्लॉयज थे जो ले जा रहे उनके ऊपर केस भी बनाए जा सकते थे, वो तो एक तरह का जो हिंसा भी था वो था। पर वो जब ठीक हुए उसके बाद यहाँ से नीचे गए, उन्होंने बोला मैं कोई केस नहीं चाहता, ना एम्प्लॉय के ऊपर, ना तब भी इस तरह की बात अगर नहीं हुई। वीरभद्र सिंह जिंदा होते तो जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश की वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हैंडल करते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब 80 में स्ट्राइक हुई है और उसके बाद भी स्ट्राइक हुई है, हम उसमें शरीक थे। और एक शिमला में जो बहुत बड़ा उस टाइम भी आंदोलन हुआ, कैपिटल अलाउंस के लेकर हुआ था। लोगों ने बड़ी भारी गालियाँ दी, बड़े भारी बोलते हैं जो एम्प्लॉयज़ लीडर होते हैं, खास करके उस टाइम मांटा जी होते थे, वो बड़े मशहूर होते थे। और सब्जी मंडी में हम इकट्ठे होते थे, वहाँ बोलते थे। जब लास्ट में नेगोशिएशन के लिए हम स्वर्गीय वीरभद्र जी के पास गए, ऑनरेबल सीएम जो थे उस वक्त, उन्होंने एक ही बात बोली, जो तुमने गालियाँ मेरे को दी है, ये गालियाँ भी तुम्हारे को वापस, जो आपने मांग की है। उस टाइम मांग ये हो रही थी जो यहाँ शिमले का जो है कैपिटल अलाउंस है, इसको 50 रुपया कर दिया जाए, और उन्होंने उसको डबल किया। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने यहाँ के कर्मचारियों को जो उस टाइम है 100 रुपया कैपिटल अलाउंस का किया था। मेरा सवाल तो ये उनकी सोच थी, ये सोच उनकी सोच थी। तो क्या ऐसी स्थिति ना आती? ये मैं इसमें तो ये कहूँगा कि ये उनकी सोच थी। उस टाइम भी उनके अगेंस्ट भी कर्मचारियों ने उस टाइम आंदोलन किया था। उनकी सोच मैंने आपको बता दी कि उनकी सोच थी। उन्होंने ये बोला जो आपने गालियाँ दी, जो कुछ भी है वो आपको वापस, जो आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड 50 रुपए की थी, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। ये वीरभद्र, स्वर्गीय वीरभद्र की एम्प्लॉयज के प्रति और पेंशनरों के प्रति सोच थी। वो तो आप बता रहे, अगर आप जिंदा होते तो ये स्थिति को वो कैसे हैंडल करते? नहीं, ये इस बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि वीरभद्र जी आज अब है ही नहीं, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं। वो स्वर्गीय है, जो पुराना जो किस्सा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी सरकार की आप बात करें बैठक की, वो हो नहीं रही है। अब पेंशनर, आपका संगठन अब किस तरीके से पेंशनरों के हितों की पैरवी करेगा? चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी जेसीसी हुई है, जब से लेकर जेसीसी हुई है, 2006 से लेकर जेसीसी शुरू हुई है, 12 में हुई है मीटिंग, 15, 16 और उसके बाद 22 में 3 जेसीसी में तो मैं खुद गया हूँ। ये पेंशनर की तो जेसीसी है जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है। पहले स्वर्गीय जीवानंद जीवन थे, IAS रिटायर, इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद हमारे विशिष्ट जी थे, वो इसको हेड कर रहे थे। पर अब तक जहाँ तक इस जेसीसी की बात है, बात की थी, हम मिले थे उनके 2000 पिछले साल 2023 में पीटर हॉफ में मिले थे, और उन्होंने बात मानी थी कि मैं जेसीसी का गठन जल्दी करूंगा, पर आज तक नहीं हुआ। जहाँ तक जेसीसी की बात है, वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिमांड जो पेंशनर का, अगर पेंशनर की जेसी है, एम्प्लॉयज़ की है तो उनके लिए। तो मैं तो इतना कहूँगा। पर एक बात मेरे को ये भी याद आई है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने इसके लिए हमारे को नहीं बुलाया। पर मैं एक 2015 की बात भी आपको मैं कह देना चाहता हूँ। सुक्खू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हम उनके पास गए थे। उस टाइम हम पेंशनर जो थे उनके पास गए थे, और उन्होंने उस टाइम मीटिंग करके तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को हमारी पैरवी की थी, और ये बोला था कि आप जेसीसी जल्दी करिए। और उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह ने 15 में जेसीसी भी की थी। वो मैं 15 की बात कर रहा हूँ। अगर सुक्खू जब एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट होके हमारी उस टाइम भी पैरवी करते थे, तब करते, तो आज तो खुद वो मुख्यमंत्री है, उनको तो जल्दी ये करना चाहिए। क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात है, एम्प्लॉयज़ के 2 गुट है, एक गुट दूसरे गुट की वो बात हो रही है। हमारे में तो ऐसी कोई गुट नहीं है। आज तक जब भी
पेंशनर की जो जेसीसी हुई है हमारे साथ हुई है, वो हमारा ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी हम टेबल पे टॉक सुनवाई करेंगे। नहीं हो रही है, वो महासंघ के भी गुट है, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की भी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी को मान्यता मिल नहीं रही है, जेसीसी उनकी भी हो नहीं रही है, मांगे तो उनकी भी दी है और आर्थिक मांगों की है। जहाँ तक उनके जेसीसी की बात, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि वो तो दो ग्रुप है, कभी एक ग्रुप मिलता है प्रदीप के नेतृत्व में, दूसरा जो ग्रुप है जो एजुकेशन के ये है हमारे त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व मिलता, अब तो एक तीसरा भी है जिसमें वो लेक्चरर एसोसिएशन के हैं, उनके साथ और भी लोग, वीरेंद्र चौहान है, उनके साथ और भी लोग हैं। मेरे को इसके बारे में नहीं करना, ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का है कि किसको बुलाए, किससे वो करे, पर मैं तो सिर्फ पेंशनर की बात कर रहा हूँ। पेंशनर में तो यही मुद्दा कोई नहीं है, अगर उनकी जेसीसी नहीं करनी तो हमारी तो करे। पेंशनर के जो मुद्दे हैं उनसे कई मुद्दे डिफरेंट है, और पेंशनर की जो मांग भी होती है सारी फाइनेंशियल डिमांड नहीं होती, कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड भी, कई और भी जो दूसरे मुद्दे हैं, हम तो उसके लिए बात करें। जब हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अगर जेसीसी में नहीं करेंगे वो तो हम तो वैसे भी पीछे उनसे हमने बोला था हम मिलना चाहते हैं आपसे। धरना प्रदर्शन होगा एक बार तो आप पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हाल ही में कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख लिया होगा, उनको रिपोर्ट आ गई होगी और आपके माध्यम से भी। और मैं ये कहता हूं कि आज तक इतना धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कहीं नहीं हुआ। मंडी में हजारों की संख्या में लोग थे, कांगड़ा में हजारों की संख्या में थे, शिमला में आपने खुद देखा सैकड़ों की संख्या में यहाँ थे, हर जिले से जो लोग थे, तो ये चीजें वहां तक तो आ गई होगी। ये जो पेंशनर है उम्र के इस पड़ाव में, आज हिमाचल की जो शेप बनी है उन्होंने बनाई है, ये माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, पर आज वो अपने पैसे के लिए तरस रहे। आधे लोग जो है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कई घर में जो है बेड रीडन है, तो हम जो चाह रहे हैं कि जो आप पैसा है अगर आप सारा नहीं दे सकते, लोग स्वर्ग भी सिधार गए बहुत सारे पेंशनर जो हमारे स्वर्ग भी सिधार गए, और हर महीने हम जो इसमें ऑबिटरी आती है, जो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तकरीबन हर महीने जो हमारी एवरेज है 15-20 पेंशनर तो स्वर्ग सिधारते हैं जिनका पैसा यहाँ पड़ा है। हम चाहते हैं कि जो आपने ये जो 75 साल से ऊपर भी दिया, ये तो अच्छा दिया जो आपने किया, वो ठीक किया जो आप दे रहे हैं अब इनको, पर उसके अलावा जो ये 16 से 22 के बीच के पेंशनर है, इनका बहुत पैसा फंसा हुआ है। लोगों ने लोन लिए हुए हैं, कईयों ने वो वापस करना है, किसी की शादी होनी है, किसी के हाउस लोन की जो बात है, और पीछे जो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज़ के हाउस लोन होते हैं, मैं आपको बात कहना हूँ, मैंने भी हाउस लोन लिया है, मेरी भी जो किस्त है 1 तारीख को जाती है, अभी भी जो मेरी EMI की किस्त है हाउस लोन की। बहुत सारे सैकड़ों पेंशनर या हजारों पेंशनर ऐसे हैं जिनको हाउस लोन की किस्त देनी है। जब हमारे को पेंशन 9 तारीख को मिलेगी, एक तो हमारा जो क्रेडिट जो वहाँ पे हमारा जो बैंक के सामने होगा वो खराब हो जाएगा, क्रेडिट जिसको रेट बोलते हैं आप, और दूसरा उसके ऊपर हमारे को जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पेंशनर को, तो अब तो मैं ये कहता हूँ कि 1 करोड़ 30-40 लाख से ज़्यादा इतना पैसा नहीं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से बात करे और हमारे से अपील करे, हम तो इतना पैसा और भी मुख्यमंत्री को हर महीने भी देने को तैयार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ये कर रहे हैं वो बिना किसी भी लॉजिक के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पता नहीं उनको क्या बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी भिड़े हैं अपने मुद्दों को लेकर, व्यक्तिगत नहीं, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं ऐसा इनका कहना है, लेकिन संगठन के हितों की पैरवी करते करते ये ब्यूरोक्रेसी से भी कई बार भिड़ते हुए हमने देखा है। अब देखना ये होगा कि इनकी जो ये मुद्दे उठा रहे हैं सरकार उसका संज्ञान लेती है या फिर और डिले करती है। भारत देख रहे हैं आप।